नमस्कार दोस्तों। साउथ कोरिया की हालत इस समय ऐसी है कि वहां पे जो लोग हैं वो परेशान है कि क्या वाकई में नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया है या फिर यहाँ के प्रेसिडेंट एक अजीबोगरीब जो फरमान लेकर आ रहे हैं वो क्या वाकई में स्टेबिलिटी बनाने के लिए है या कुछ और है। हुआ यूं कि साउथ कोरिया जिसको एक बढ़िया डेमोक्रेसी माना जाता है, हालांकि यहाँ डेमोक्रेसी लेट आती है पर फिर भी इसको डेमोक्रेटिक आइडियल्स के लिए माना जाता है। यहां पे अचानक से कल एक मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है। जी हां, साउथ कोरिया अगर आप नक्शे पे देखेंगे तो आप जब ईस्टर्न भाग में चलेंगे चाइना के तो आपको दिखेगा एक छोटा सा पेनिनसुला जिसको कहते हैं कोरियन पेनिनसुला। इसके उत्तर में तो उत्तर कोरिया है और दक्षिण में साउथ कोरिया है। इसकी राजधानी सियोल है और अगर आप इस साउथ कोरिया को देख रहे हैं तो सियोल यहां पर है जहां पे बड़ी गतिविधियां हो रही हैं और लोगों का मानना यह है कि इतना कंफ्यूजन है कि समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हुआ यूं, इस व्यक्ति को जो आप देख रहे हैं ये वहां के प्रेसिडेंट हैं। यून साहब ने कल जारी कर दिया एक मार्शल लॉ कि साउथ कोरिया में अब एक मार्शल लॉ लग जाएगा। अब मार्शल लॉ से ऐसे सुनकर ही लोग डर जाते हैं, लागू कर देंगे तो क्या होंगे, मार्शल लॉ में हो क्या रहा है। भाई स्वाभाविक सी बात है कि मार्शल लॉ में सिविल लिबर्टीज खत्म हो जाएंगी, सिविलियंस जो पुलिस है उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। साउथ कोरिया का जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो रिप्लेस हो जाएगी, मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो जाएगा। भाई मार्शल लॉ है, सिविलियन लीगल प्रोसेस जो है वो आपके सस्पेंड हो जाएंगे, स्टैंडर्ड सिविल लिबर्टीज है वो भी सस्पेंड हो सकते हैं जब तक कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब लोग परेशान कि हम करें क्या, लिबर्टीज भी भंग कर दी गई हमारी, अब क्या किया जाए। रात भर ये ड्रामा चला है सर। उसके बाद आपको बता दें जितने वहां पे एमपीज हैं, जो संसद के एमपीज हैं, उनको कोशिश की जा रही थी कि संसद में घुसने ना दिया जाए। उसको तोड़ ताड़ के लोग धीरे धीरे अंदर घुसते हैं, नेशनल असेंबली में बैठते हैं। हम आपको अगर इमेज दिखा सकें तो शायद आप देखिएगा, ये इमेज है नेशनल असेंबली की। यहां लोग घुसने की कोशिश करते हैं पर पॉइंट ये है कि इनसे जब पूछा गया यून साहब से जो वहां के प्रेसिडेंट है कि इधर बताइए भैया कि क्यों लगाए हो मार्शल लॉ, तो इनके जो तथ्य थे वो ये थे कि विपक्षी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। उत्तर कोरिया से हमें लगातार संदेश आ रहा है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। कम्युनिस्ट ताकतों के खतरों को रोकने के लिए, जो बढ़ है उनको खत्म करने के लिए और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए मैं उत्तरदायित्व हूं, इसलिए मैं इस मार्शल लॉ को डिक्लेयर करता हूं। हालांकि जब इसका आप एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारी गतिविधियां तो कहीं और थी। जो वाकई में चल रहा था वो ये है, सबसे पहली बात कि अपोजिशन पार्टी से इनकी बनती नहीं और अपोजिशन पार्टी से जो बजट को लेकर बात चल रही थी वो पास होने के लिए अपोजिशन पार्टी इनको अग्री नहीं कर रही थी। इनको आ गया गुस्सा। दूसरा, ये अपना एजेंडा पुश ही नहीं कर पा रहे हैं। हुआ यूं कि 2024 के अप्रैल में जो नई निर्वाचित संसद बनती है वहां पर वो अपोजिशन लीडर्स के याद में आ गई। अब अपोजिशन लीडर्स वहां जीत चुके हैं तो इनकी कुछ चल नहीं पा रही है। जब तक तालमेल नहीं बैठेगा काम नहीं हो पाएगा सर। डिसमिसिंग कॉज फॉर एन इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू स्कैंडल्स, इनकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगा है कि स्कैंडल कर रही है, बैठ के स्कैम्स कर रही हैं। आप जांच करवाइए। ये बोले हम जांच नहीं करवाएंगे। अब ये तथ्य चल रहे थे। हमें क्या पता चलता है कि प्रेसिडेंट साहब ने क्या लिखा अपने फरमान में कि देखो ये कारण है कि कम्युनिस्ट फोर्स बढ़ रही है। अरे इधर बीवी का फोर्स बढ़ रहा है, इधर कम्युनिस्ट फोर्स नहीं बढ़ रहा है। अच्छा इन्होंने लागू कर दिया, लोग परेशान। देखिए लोग पूरा हुजूम पहुंचा हुआ है, लाखों लोग पहुंच गए। नेशनल असेंबली में जाने से रोका जा रहा है। नेशनल असेंबली बिल्डिंग है, ये तो होना ही था। खैर यूनिकैमरल नेशन है, मतलब यहां पे आपके जैसे हमारे यहां फेडरल चीजों का बात करते हैं कि बंटवारा है, यूनियन का अलग पावर है, स्टेट का अलग पावर है। यहां पे यूनिकैमरल है, एक ही आपको बैठता है, एक ही संसद में आपके लोग बैठेंगे और आपके दो हाउस नहीं एक ही हाउस होंगे। यूनिकैमरल है और यहां पे 300 सीट है। हुआ यूं कि अप्रैल 2024 में जब लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो रहा था और उस चुनाव के जब परिणाम आते हैं तो यहां पे अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो जीत जाती है। अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी अलग है, ये भाई साहब अलग पार्टी के हैं। इन दोनों के बीच में क्लैश चल रहा है। इसी टर्म को बोला जाता है यहां पे कोहैबिटेशन, कि प्रेसिडेंट किसी और पार्टी का है, पार्लियामेंट में कोई और पार्टी आ गई और दोनों के बीच में क्लैश चल रही है। ना ये बजट पास कर पा रहे ना कुछ पास कर पा रहे हैं, इसलिए प्रेसिडेंट नाराज होकर मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं। खैर कहानी यहां पे ये है कि अब मार्शल लॉ को हटा भी लिया गया है। कल नेशनल असेंबली में लोग घुसे और 190 लोगों ने वोट किया है कि मार्शल लॉ को हटाया जाए। जी हां, अगर मेजॉरिटी लॉ से पास कर दिया जाए या मेजॉरिटी से पास कर दिया जाए कि आपको किसी भी ऐसे मार्शल लॉ को हटाना है तो मार्शल लॉ हट जाता है। मार्शल लॉ को फिर से ले भी लिया गया वापस, प्रेसिडेंट साहब ने वापस भी ले लिया।
पर अब इनके खिलाफ मुहिम चालू हो गई कि अब इसको इम्पीच करेंगे, या तो ये छोड़ दे गद्दी, नहीं तो हम इसको इम्पीच करेंगे। अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी चालू होगा, जिसके लिए फिर से मुझे मेजोरिटी चाहिए, और मेजोरिटी 2/3 चाहिए। 2/3 ऑफ 300, टोटल है 300, उसके 2/3 मुझे मेजोरिटी चाहिए, मतलब 200 ऑफ इट्स 300 मेंबर्स। 300 मेंबर्स मुझे 200 तो चाहिए ही चाहिए। अब 200 क्या इनके पास है? नहीं है। अपोजिशन लीडर के पास 200 तो नहीं है। हाँ, पर अगर कल रात में 190 से वो कुछ पास किए हैं, तो हो सकता है 10-20 अगर जोड़ लेंगे तो शायद ये इम्पीच भी कर दें। देखना बाकी कि अभी साउथ कोरिया में क्या होता है। पर फिलहाल आपको बता दें कि एक देश का एक शासक इस समय बड़ा बड़ा खुश है। उसका नाम है किम योंग उन। वो बैठ के बस देख रहा है। यूएस ने अपने ट्विटर में और बाकी जगहों पे लिखा, बाकी के वहां एनालिस्ट भी लिख रहे हैं कि इस सिचुएशन का कहीं फायदा नॉर्थ कोरिया ना उठा ले, इस कंफ्यूजन का फायदा कहीं नॉर्थ कोरिया ना उठा ले, क्योंकि किम योंग उन, माई मीडिया तो है नहीं वहां पे, कुछ ऐसा पता चलता नहीं, वो कब क्या सोच रहा होगा कुछ पता नहीं है। इसीलिए आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। और यहां पर प्रेसिडेंट की कमजोर पोजीशन दिख रही है साउथ कोरिया में, जिसका पूरा का पूरा एडवांटेज ले लेगा नॉर्थ कोरिया के किम योंग उन। इससे बच के रहना होगा और अपने बॉर्डर्स को दुरुस्त रखना होगा, क्योंकि कुछ भी कर सकता है। तो इस समय पूरा ही डेवलप्ड वर्ल्ड थोड़ा सा परेशान है। जापान भी परेशान है, क्योंकि साउथ कोरिया में अगर कुछ भी होगा तो जापान के ऊपर भी दायित्व है उसको बचाने का। और नॉर्थ कोरिया इस समय पकौड़ियां खा रहे हैं कि चलो देखा जाए साउथ कोरिया में क्या होता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो घुसा जाएगा। पर हम आपको एक सवाल है यहाँ पर हमारे पास बड़ा, हम आपको साउथ कोरिया से सीधे उठा के लेके आते हैं भारत में। सबसे पहला सवाल, क्या भारत में मार्शल लॉ का जिक्र है? नीचे पॉज करिए वीडियो को, कमेंट करिए नीचे, क्या भारत में मार्शल लॉ का जिक्र है? क्या लगता है आपको, है क्या? कमेंट करिए, कमेंट करिए। हम आपको बता दें सर कि भारत में मार्शल लॉ लिखा हुआ है। आप आर्टिकल 34 पढ़ेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। कैसे फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो जाएंगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी अगर मार्शल लॉ लगा तो। पर मार्शल लॉ क्या है ये डिफाइंड नहीं है। मार्शल लॉ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, डिफाइंड नहीं है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडेमनीफाई कर सकता है किसी सरकारी सर्वेंट को फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। तो किसी भी सरकारी आदमी को जो कि मार्शल लॉ को लागू करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ कर रहा था, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ जो बोरो किया गया है वो ब्रिटिश कॉमन लॉ से किया गया है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। नो ग्राउंड्स मेंशन फॉर द इंपोजिशन। हालांकि माना जाता है कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, रिबेलियन इसके समय लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि अगर ये लगता है, it does not ipso facto, for the fact that it has been declared, for the fact that it has been declared, it cannot result in the suspension of the writ of habeas corpus. habeas corpus आपका सस्पेंड नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले भी रहा हुआ है। खैर, अब हमारे पास मार्शल लॉ भी है और मेरे पास नेशनल इमरजेंसी भी है। आपको बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इंपैक्ट करता है, ये सेंटर स्टेट रिलेशंस और फंडामेंटल राइट्स दोनों को इंपैक्ट कर सकता है। मार्शल लॉ गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को सस्पेंड करता है, ये कंटिन्यू रहती हैं अपने एग्जिस्टेंस में। ये रिस्टोर करने के लिए आता है लॉ एंड ऑर्डर, ये वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या रिबेलियन से बचने के लिए आता है, जो इसमें डिफाइंड है, लिखी हुई है। ये कुछ एरियाज में स्पेसिफिक किया जाता है, ये हो सकता है पूरी कंट्री के लिए आ जाए। नो स्पेसिफिक प्रोविजन दैट इज देयर फॉर द मार्शल लॉ, यहां पे डिटेल्ड प्रोविजन लिखा हुआ है नेशनल इमरजेंसी का। ये दोनों के बीच में भेद है। अब आपसे हमारा सवाल बड़ा है, फिर से पॉज करिएगा। क्या भारत में कभी भी मार्शल लॉ को आजादी के बाद लागू किया गया है? नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत में कभी भी मार्शल लॉ को आजादी के बाद कभी भी लागू किया गया है, ये बताइएगा। जब तक आप ये नीचे कमेंट कर रहे हैं, हम आपको छोटी सी चीज बता दें। जलियांवाला बाग मैसेकर जो जनरल डायर करते हैं, जनरल डायर ने ठीक अगले दिन 1919 में ही मार्शल लॉ को डिक्लेयर कर दिया था। पता था कि कुछ तो होगा और डर गया था भारतीयों से, इसीलिए मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था। यह काम 1915 में भी हुआ था, जब डिफेंस के ऊपर कोई लॉ पास हो रहा था, तब भी ये काम किया गया था। तो ब्रिटिश इंडिया में अगर आप जाएंगे तो मार्शल लॉ के इंस्टेंसेस मिलेंगे। पर हमारा सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या भारत में आजादी के बाद मार्शल लॉ कभी भी लगाया गया है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगली चीज सुनते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक फैक्ट देना चाहते थे सर, आज तक का सबसे बड़ा मार्शल लॉ जो लगा है वो ताइवान में लगा है। ताइवान में 38 साल का, मतलब 1949 से लेकर 1987 तक का एक मार्शल लॉ लगा था
ताइवान पीरियड ऑफ मार्शल लॉ वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद सीरिया का हो सकता है, पर सबसे बड़ा ताइवान का था। और हम आपको बता दें, जो शॉर्टेस्ट मार्शल लॉ की बात होगी वो इस समय साउथ कोरिया की ही होगी। 6 घंटे का मार्शल लॉ, 6 घंटे का। जी हाँ, ऐसी ही चीजों को पढ़ने के समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। पूरा कोर्स जब आप लेके पढ़ेंगे ना, तब आपको मजा आएगा कि अच्छा ये ज्योग्राफी है, ये हिस्ट्री है, और आप नोट्स बनाएंगे। फिर हमारे कंटेंट का आनंद लेंगे। 2026 में एग्जाम देना है ना, 32999 वो भी आप मंथली दीजिएगा। पे करिए, 2026 के लिए जुड़ जाइए। 42999 में 2027 के लिए आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दें, समस्याएं बनी रहती हैं, पर अगर हम लोग साथ हैं तो समाधान भी निकलेगा। जैसे कि हमारा एक पीटी का समाधान है, रफ्तार बैच 17999 में है, जिसमें आप 6 महीने का पूरा जीएस ले सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस है, करंट अफेयर से लुत्फ उठाइए। और याद रखिए, कोड है सीएमसी, उसको यूज करना होगा आपको। 3 बैचेस चालू हो चुके हैं। आरंभ बैच 2026 का है, 26 के लिए चालू हो चुका है। आगाज 2027 के लिए चालू हो चुके हैं। दोनों इंग्लिश के बैच हैं। इंग्लिश का वी हैव द इग्नाइट बैच स्टार्टेड ऑलरेडी, 2026 के लिए है, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। ज्वाइन कर सकते हैं आप। और हमारा ऑप्शनल भी चल रहा है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल से अगर आपको है प्यार, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सीएमसी इज द कोड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, ध्यान रखिएगा।